स्पेस का जो आनंद होता है ना, वो हमेशा गुरु के साथ मिलता है। तो स्पेस गुरु हमारे तन्मय सर, तो तन्मय सर के साथ आप ऐसे कुछ सवाल होंगे स्पेस को लेकर के कि आप अपने घर पर ये बातें करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। अपने दोस्तों को आप जाके ज़रूर बताओगे। जैसे कि लोगों से तन्मय सर, जनरली लोग पूछते हैं कि मुझे स्पेस पसंद नहीं है। तो अगर मान लो हमारी किसी बच्चे को ये जाकर के कोई बोले उसके पेरेंट्स की क्या स्पेस की बातें करता है, तो 60 सेकंड में वो कैसे अमेज़ करे कि ओह! दिस इज़ स्पेस। देखो, बात क्या है कि हम ऐसे जानते हैं कि ये पृथ्वी पर हम पैदा हुए, पृथ्वी पर मर गए। पर अगर तुम सिर्फ ब्रह्मांड का सिर्फ वो नज़रिया देखो कि जहाँ पे हमें इतना पता चला है कि करीब करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, उसमें से एक गैलेक्सी के अंदर 250 अरब तारों में से एक तारे के आसपास कुछ छोटे मोटे पत्थर जो घूम रहे, उसके एक पत्थर के ऊपर आप बैठे हो और आप सोचते हो कि स्पेस मुझे कोई पता नहीं। तो मतलब कि आप आंख बंद करके जीना सीख रहे हो। ओपन योर आइज, कम टू स्पेस। और जब स्पेस की बातें होती है तो हर घर में कहीं ना कहीं बहुत सारे मिथ होते हैं, स्कूल में बहुत सारे मिथ होते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे मिथ होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक मिथ ऐसा है जो कोई एज ग्रुप से मतलब उसको डिवाइड नहीं करता, वो सबको ऐसा लगता है कि ये तो होता ही होगा स्पेस में, और वो बिल्कुल गलत है? देखो, स्पेस की बात अगर करूंगा तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये तो हमें पता नहीं चला था इसलिए, पर मैं तो धरती की ही बात करूंगा कि जहां सब लोग ये मानते हैं कि हर रोज सूर्य बरोबर पूर्व से निकलता है, वहीं से मतलब गलती शुरू हो जाती है। हर रोज अगर वो पूर्व से निकलता होता तो आप लोग उत्तरायण क्यों मनाते हो? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मिथ के तौर पे दी जाती है। कई लोगों को मैं पूछता हूँ कि आपको पता है ना कि राहु केतु के कारण ही ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं, तो वो मेरे पे ऐसे हंसते हैं जैसे मैंने कोई जोक मारी है। पर वो नहीं समझते हैं कि जो असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम लोग राहु केतु कहते हैं। तो लोगों को बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां हैं जो यहाँ पे तन्मय अमेजिंग स्पेस में हम बहुत ही सरल भाषा में समझा देते हैं। और जब बात मून और मार्स की होती है, तो आज हमारे को ऐसा लगता है कि चांद पर 12 लोग उन्होंने कदम रखा है, तो बहुत उन्होंने गाड़ी अभी चलाई है। हम अपोलो मिशन की अगर बात करें तो 382 केजी सैंपल वहाँ से ला चुके। उसके बाद में चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फिर चाइना के मिशन तो चांद के दूसरी तरफ भी उतर चुके हैं। उसी तरह से मंगल की बात करें तो मंगल पे भर भर के गाड़ियाँ हमने चलाई है, वहाँ पर हमने ऑक्सीजन भी बना ली। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर भी उड़ा लिया। तो अब आगे क्या? क्या मून मार्स के बाद कहीं और की बात है या यहाँ पे कुछ बाकी रह गया अभी? अच्छा क्वेश्चन है। एक बात को समझो कि 1972 के दिसंबर महीने के बाद किसी को चांद में उतारा नहीं है। तो जरूरत नहीं थी या उतारा नहीं है, ये दो शब्द है। तो हम उस वक्त जरूरत नहीं समझते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस वक्त की जितनी टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने एक अपर लिमिट टच कर दी थी। उसके बाद में हमने ये सोचा था, मतलब ह्यूमन है ना, हम लोग पूरी ह्यूमन काइंड को बात करेंगे। हमने ये सोचा था कि अब जब भी हमारी एक सेकंड लेवल तक हम पहुंचेंगे कि अब टाइम आ गया है कि जहाँ पे हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमें चांद पे जाके एक हैबिटेट तैयार करनी है। तब जाके फिर से अब आजा अर्टिमिस प्रोग्राम पूरा शुरू हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि चंद्रयान 1 ने पानी ढूंढा चंद्र के ऐसी जगह पर कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि वो पानी को हम कन्वर्ट सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी अब आ रही है। तो नाउ वी आर गोइंग बैक टू मून। मार्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत थीन है। जब चांद पे बिना एटमॉस्फेयर पे हम लोग रहने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग एक बायोस्फीयर बनाएंगे, तो वो तो मार्स पर भी बनेगा। उसी तरह से हम लोग आज तो अंदर और बाहर दोनों और मानव वसाहत की सोच रख रहे हैं कि भाई एक प्रोबेबिलिटी है कि वीनस के क्लाउड टॉप के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। दूसरा प्रोबेबिलिटी है कि जुपिटर के इर्द गिर्द घूमते हुए जो उनके नेचुरल सैटेलाइट यानी कि कुदरती उपग्रह है, वहाँ पे भी लाइफ को ढूंढने के लिए वैसे भी ऑलरेडी एक मिशन जा रहा है। तो वो अगर लाइफ उनको मिली भी तो क्या मिलेगा नहीं पता है। हमें ऐसा लगता है कि माइक्रोब्स मिलेंगे। क्यों क्यों सिर्फ माइक्रोब मिलेंगे? कितने ऐसे एलियन प्लैनेट होंगे कि जिसको ऐसा लगता होगा कि हमारे यहाँ पे नीचे पानी के अंदर ब्लू व्हेल रहती है। ये बात समझो कि हम हमारी दृष्टि से कोई भी चीज को तय करते हैं, ब्रह्मांड की दृष्टि हमारे पास नहीं है। लोग क्या
दूसरे ग्रह के अगर कोई बंदा है वो कैसे देखेगा, कैसे सोचेगा, हाउ कैन वी थिंक दैट वे। चिंपांजी को कैसे पता चलेगा कि मनुष्य कैसे सोचता है, क्यों उसने ये सब जू बनाया, उसको कैद में रखा है, उसको कहाँ पता है। उसी तरह से इट इज़ वेरी टफ थिंग कि हम लोग पृथ्वी पे ही सीमित रहेंगे अगले 50 साल के अंदर। हम लोग बहुत सारी जगह है, मार्स, मून, वीनस, एनसिलाडास, टाइटान, यूरोपा, ऐसे कई सारे जगह है जहाँ पे हम लोग शायद जाके रहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आउटर सोलर सिस्टम में हम जाते हैं तो हम उनके नेचुरल सैटेलाइट्स को पकड़ेंगे रेदर यस, देन द क्योंकि उधर, प्लैनेटरी हाँ, उधर साइड। तो वैसे भी धरती नहीं है, तो उसके प्लेनेट के आसपास घूमते हुए पत्थर के ऊपर रहेंगे। लेकिन जब बात फ्यूचर की होती है तो हमेशा ऐसा होता है कि फ्यूचर तो ठीक है कि हम लोग वहाँ पे जाकर के हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर प्रेजेंट हमारे को पता है कि हमारे पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है, किस तरह से हम लोगों ने पूरी अर्थ को अभी टेक्निकली पावरफुल किया हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक टाइम था कि अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी, उससे पहले अर्थ भी नहीं थी, उससे पहले सोलर सिस्टम भी नहीं था, और उससे पहले कहीं मिल्की वे गैलेक्सी भी नहीं थी। तो ये जहाँ से शुरुआत हुई उस क्षण को हम बोलते हैं बिग बैंग, कि कहीं से तो ये शुरुआत हुई है, जिसका एक नंबर आता है 13.78 बिलियन ईयर्स। अभी नए टेलीस्कोप का नया डेटा है और जब रोमन जाएगा तो कुछ अलग बातें होगी। लेकिन अगर आपको ये चांस मिले कि तन्मय सर जो लोगों को पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं, उनको अगर हिस्ट्री का कोई ऐसा इवेंट हो, कॉस्मिक हिस्ट्री का, कि आप वहां पे जाके साक्षात आपके सामने होते हुए देखना चाहते हो, तो कौन सा ऐसा इवेंट होगा और ऐसा क्यों, कि उसका उस इवेंट ने ऐसा क्या बदला है यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग में। देखो, ऐसा है कि कोई एक स्पेसिफिक इवेंट बहुत डिफिकल्ट होती है जब तुम बात करते हो 13.87 बिलियन साल की। सबसे पहली बात यह है कि जैसे आज अगर बिग बैंग हुआ है, तो हम अगर बिग बैंग का अगर डेटा आप देखोगे तो डेटा में 10⁻⁻43 से लेके 10⁻⁻43 सेकंड से लेके 1 सेकंड का जो पीरियड है, सिर्फ 1 सेकंड का, वो कभी भी आप पढ़ना तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या कुछ उसके अंदर हो गया। अब उसी 1 सेकंड को हमने हमारे स्टूडियो के अंदर रखा है कि भी 1 सेकंड में पूरी यूनिवर्स में आज क्या हो रहा है। तो मैं तो हर एक क्षण को मानना चाहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमना, सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, सूर्य का मिल्की वे के केंद्र के आसपास घूमना, मिल्की वे का एंड्रोमेडा की ओर बढ़ना, पूरा का पूरा जो हमारा देखीता ब्रह्मांड है वो विस्तरण होते रहना, हर मेगा पार्सेक में 70 किलोमीटर प्रति सेकंड बढ़ना, ये सब चीज मुझे तो बहुत ही हैरत अंगेज लगती है, बहुत डिफिकल्ट लगती है डाइजेस्ट करने के लिए कि कोई एक फोर्स है कि जो ये सब कुछ कर रहा है, कि अनेक फोर्स लागू हो रहे हैं, मल्टीवर्स में जी रहे हैं, पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। कभी हमारी जो संस्कृति है उसमें तो कहते हैं कि हम भगवान के कोई स्वप्न के अंदर जी रहे हैं। देखो, ये सब बातें बहुत ही डिफिकल्ट होती है जब साइंस के नज़रिए से देखते हैं तो, पर हो तो रही है। अगर मैं अभी एक क्षण पे जो बैठा हूँ, मेरे आसपास कहीं पे कोई एक माइक्रो ब्लैक होल क्रिएट हो गया और उसने मुझे अंदर खींच लिया, तो अचानक से मैं कैमरे से गायब हो जाऊंगा। तो लोग मानेंगे ओ ये तो भूत था। अब उसको तो भूत का भी मतलब नहीं पता है कि भूत का मतलब पहले का, दैट्स ऑल। अब भूत का मतलब कोई भूत कोई आकृति नहीं है, भूत काल मतलब पहले का कोई समय, मतलब मैं पहले के समय में या तो चला गया या कहीं मैं फ्यूचर में चला गया। टू डिफिकल्ट टू से वन पर्टिकुलर मोमेंट के जिसको हमें एंजॉय करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड कि ये यूनिवर्स किसी के लिए नहीं रुकता है, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। तो हर एक क्षण को यूनिवर्स के एक्सपेंशन में या जो भी है, मल्टीवर्स से जो भी है, उसको बहुत ही विनम्रता से उसको तुम जीना सीखो और मजे लूटो। आपने जो ये बोला विनम्रता, ये अगर मैं कहूँ कि आपकी पैरेलल चलती है, हमेशा आपके साथ चलती है। जब भी मैं कहीं भी आपके साथ जाता हूँ या यहाँ पर कोई लोग आते हैं, आपके साथ कोई भी मिलता है,
तो हमेशा आपको बोलते हैं कि ये आप ऐसे कैसे हो और आप ऐसे क्यों हो। ये दो सवाल हमेशा आपसे होते हैं। तो मुझे हमेशा एक यूनिक ये लगता है कि आपका जो अप्रोच है हर सब्जेक्ट को लेकर के एक अलग तरह से होता है। पर एस्ट्रोनॉमी को आप हमेशा बोलते हो कि एस्ट्रोनॉमी मैं जीता हूँ, आई एम एस्ट्रोनॉमी। वो बहुत यूनिक है क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि आई स्टडी एस्ट्रोनॉमी, आई एम एस्ट्रोनॉमर, आई एम अ साइंटिस्ट, बट आई एम एस्ट्रोनॉमी विच इज़ वेरी यूनिक। तो एस्ट्रोनॉमी ने आपको ऐसा ऐसा क्या दिया जो कोई स्कूल नहीं दे सकती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता या सोसाइटी नहीं दे सकती? व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी फॉर यू? देखो, दो तरीके से इसको देखना चाहिए। पहली बात ये कि मैं बहुत छोटा था तब से एस्ट्रोनॉमी कर रहा हूँ। आज भी बहुत छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं जो सर मुझे एस्ट्रोनॉमी, सर मुझे एस्ट्रोनॉमी। तो छोटे मैं बच्चे बहुत, का मतलब 4 साल की एज? हाँ, 4 साल से हाँ। शुरू होके अपने पास आते हैं, ठीक है। उन लोगों को बहुत सारा मैं सिखाता हूँ कि भाई एवरी संडे वो बच्चे आते हैं, हमने ये हफ्ते में आपने जो बोला था ये कर दिया है, अब आगे क्या, अब आगे क्या, वो करते हैं। मैं जब छोटा था तब से मुझे तो कभी किसी ने कुछ सिखाया नहीं था, कोई ऐसा उस वक्त एस्ट्रोनॉमी चल नहीं रहा था, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी। पर हुआ ये कि 12th कक्षा में जब मैं फेल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि नॉलेज इज एवरीथिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी अगर नहीं बने तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब क्यों मल्टी फेसेटेड बनने का, उसका भी पीछे एक कारण है कि एस्ट्रोनॉमी मीन्स एवरीथिंग। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी जानना है तो पृथ्वी के ऊपर का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो एस्ट्रोनॉमी को टच ना करता हो। तो मैंने बहुत सारा स्टडी किया तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमारे अंदर, कभी कभी बोलते हैं ना कि भगवान कहाँ ढूंढने हैं, तो बोले हमारे अंदर ढूंढने हैं। क्यों? क्योंकि जो बाहर है वो ही पूरा अंदर है। तुम देखो कि बिल्कुल अगर एक बॉडी खुद एक यूनिवर्स जितना बड़ा है, वो कैसे है? तो हमारे अंदर जो एक एक सेल जो है, वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम जो डीएनए से बनते हैं। अब सोचो कि हम कितनी सूक्ष्म बात कर रहे हैं। वो डीएनए को अगर मैं खोल के लंबा करता हूँ तो 6.5 फीट का बन जाता है। अब ये 6.5 फीट का अगर एक डीएनए है तो मेरे शरीर में तो 37 ट्रिलियन सेल्स है। अब उसमें से अगर मैं ऐसे सेल्स निकाल देता हूँ कि जिसके अंदर डीएनए नहीं है, जैसे कि हमारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसके अंदर डीएनए नहीं रहता है, तो भी मेरे शरीर में 10 ट्रिलियन सेल्स है। 10 ट्रिलियन सेल्स 6.5 फीट का। मैं तो सिर्फ डीएनए की बाकी तो अभी तो मैंने कोई चीज समझी नहीं है, तो सिर्फ उसी चीज को अगर मैं लंबा करता हूँ तो 20 बिलियन किलोमीटर। कैन यू इमेजिन? तुम्हारे अंदर 20 बिलियन किलोमीटर छुपा हुआ है। अब 8 अरब लोग और 20 बिलियन किलोमीटर, कैन यू इमेजिन? तुम्हारे आसपास ही यूनिवर्स है, तुम खुद एक यूनिवर्स हो। कैसा कैसा इंजीनियरिंग है अंदर? एग्जैक्टली कि तुम जो सोच बना रहे हो वो बाहर से आ रही है, अंदर से भीतर से आ रही है, बाहर क्या है समझ नहीं आ रहा है। तो जो एस्ट्रोनॉमी समझता है, एक बार जो ऊपर देख लेता है, अगर आप शुभांशु की बात सुने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात सुने, सुनीता जी की बात सुने, तो सब लोग यही बोलते हैं कि हम विनम्र बन गए। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी कोई चीज देखी जो पृथ्वी वहां पे एक छोटी सी चीज दिखती है और बाकी का जो है वो तो कितना बड़ा है चारों ओर। तो हम बहुत ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जीव है। तो फिर क्या ये घमंड? 80 साल के तुम जब पूरी लाइफ अगर देखते हो तो वो 80 साल में से पहले के 20 साल तुम्हारे माँ बाप तुमको गवर्न करते हैं, लास्ट वाले 20 साल तुम्हारे बच्चे तुमको गवर्न करते हैं, बाकी रहे 40 साल उसमें से भी 1/3 तो आप सो जाते हो। तो अब इतने टाइम के अंदर तुम ऐसा क्या मतलब कर लेते हो? गांधी जी का फोटो भी आज बिना धूल के लटक रहा है कि जिन्होंने भारत को आजाद किया। तो मतलब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है जब तुम्हें समझ ये सब है। नेपोलियन खुले हाथ से मरा कि कुछ ऊपर नहीं ले जाना है। अब समझो कि ये सब समझने के बाद अगर आप विनम्र नहीं रहते हो तो क्या मतलब गुस्सा करके या ज़्यादा एजिटेट होके क्या पालोगे? ऐसा यहीं पे रख के जाना है तो फिर छोड़ दो, मज़े से यही क्षण को लूटो।
तू इतने सारे मेरे को सवाल पूछता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सही में ये जवाब देने लायक है कि नहीं है, पर क्योंकि ये आम बच्चों के सवाल है, हाँ, जिसमें सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी मुझे ऐसे ही सवाल पूछते हैं। पर कभी कभी वो लोग बहुत झिझकते हैं कि ऐसा सवाल पूछूंगा तो कैसा लगेगा, मैं मूर्ख दिखूंगा। नहीं, मूर्ख वो लोग हैं जो नहीं पूछते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये सवाल होने ही चाहिए उत्पन्न, और ये सवाल के बहुत अच्छी तरह से सच वाले जवाब भी है, पर लोग या तो जवाब देने के लिए झिझकते हैं हाँ, ये सवाल पूछने या सवाल पूछने में, तो फिर तो वो अंधेरा का अंधेरा, बस ब्लैक होल ही ब्लैक होल। पर जैसे आपने बड़ों की बात करी सर, तो एक उम्र के बाद में आदमी के दिमाग में दो तरह की चीजें होती है, और ह्यूमन साइकोलॉजी भी इसी तरह से वर्क कर रही है जब से हम इवॉल्व हुए हैं, कि एकांत और अकेलापन, हम इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं कि मुझे एकांत फील हो रहा है या मैं अकेलेपन में हूँ। और ये सवाल जब कहीं ना कहीं विज्ञान की दृष्टि में गया, तो एक बड़ी स्केल पे सोचा गया कि अकेले हम पूरे इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, तो ये कितना अजीब होगा। तो आपका मानना है या फिर कोई ऐसा एविडेंस है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले तो नहीं हो सकते? क्योंकि जितना मैं आपके साथ रहा हूँ उतना मुझे समझ में आता है कि नहीं, ये सवाल ही अपने आप में एक अलग है कि इस धरती पे इतने इतने जीव दिखते हैं आपको, आप उनको नहीं जानते। पर पहली बार जब आपको ये थॉट आया कि ये धरती पे जो जीव रहते हैं इसके अलावा कोई है सृष्टि और कैसी होगी, तो आपकी कल्पना को आप किस तरह से दृष्टि देते हो सर? देखो, ऐसा है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि वीनस के ऊपर 480 डिग्री टेम्परेचर होने के कारण कोई जीव हो सकता नहीं है। फाइन, तो वो आपने एक मापदंड के साथ उसको देखा। आपने क्या मापदंड लिया कि यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर सबसे छोटा जीव से लेके सबसे बड़ा जीव, उसकी जो जितनी भी पैरामीटर्स है उसका एक कॉमन निकाला। तो बोले नहीं, 485 पे तो कोई नहीं जिएगा। उससे अगर हम विरुद्ध में जाते हैं तो हमारे पृथ्वी के ऊपर -89 डिग्री टेम्परेचर जाता है, उससे नीचे नहीं जाता है। तो इसका मतलब है कि इसके नीचे शायद कोई जीव ना हो सकता है। वो हमारी एक ब्रैकेट की बात है। पर जब हम लोग बात करते हैं कि जो आदमी जब से जी रहा है सहारा के डेजर्ट में जी रहा है, अगर उसके पास कोई ज़्यादा नॉलेज ये स्क्रॉल वाला नहीं है, और अगर मैं उसके पास ऑक्टोपस लेके जाता हूँ तो उसको तो शायद घबरा के गुजर भी जाए कि कोई एलियन चीज़ है जो 8 पाँव के साथ मेरे आगे कुछ खिलवाड़ करेगी, अब मेरे को खा जाएगी। हमारे ही दृष्टिकोण में बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे ही पृथ्वी के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ अगर जीव रहते हैं, तो अलग जगह पे पहले मैंने जो बोला उसी की गिनती अगर मैं करता हूँ तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी मल्टीप्लाइड बाय 250 बिलियन स्टार, या मल्टीप्लाइड बाय अप्रोक्सीमेटली 8 ट्रिलियन एक्सोप्लैनेट इन आवर ओन गैलेक्सी। अब 2 ट्रिलियन मल्टीप्लाइड बाय 8 ट्रिलियन, अब इसमें कौन सा आंकड़ा आएगा मुझे नहीं पता है, पर उसमें सिर्फ एक पत्थर के ऊपर 12,756 पे बरोबर, क्योंकि क्यों तो बोले बड़ा एग्जैक्ट सटीक बस 12,756 पे ही हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा हो सकता है, होगा ही, है ही, क्योंकि कल तक जब कोई ऐसा बोले कि आई कैन सी थ्रू यू, तो हम उसके ऊपर हंसते थे कि ऐसा हो नहीं सकता है। अब जब एक्सरे आ गया, गामा रेज आ गया, तो तुम्हारे अंदर से, आज मेरे नाखून के अंदर से एवरी सेकंड अगर 60 बिलियन न्यूट्रॉन्स पास होते हैं, एवरी सेकंड 60 बिलियन नाखून से, तो हमें काफ़ी कोई चीज़ नहीं पता होती है। हम देख नहीं पाते डजंट मीन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी हमें कहीं ना कहीं कमियां है टू लुक फॉरवर्ड, टू लुक समथिंग। अभी जो पीढ़ी चल रही है जेन ज़ी, वो और उसके बाद में जो पीढ़ी आएगी, इन लोगों को कहीं ना कहीं संकेत मिलेंगे कि भाई ये कुछ है, फलाने तारे के आसपास ढिकना जो घूम रहा है उसके ऊपर से सिग्नल आ रहे हैं,
पर जब आएगा तो क्या होगा वो भी एक बहुत ही डिफिकल्ट वाली बात है, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो रूटीनली सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए, उसको लेने के लिए जाते हैं। तो अगर उसने पहले यहाँ सिग्नल भेजा मतलब वो हमारे से पावरफुल है, अगर हमने उधर पहले भेजा तो वो हम उससे पावरफुल है। तो फिर जैसे ये स्टार वॉर्स वगैरह मूवीज में है ना कि भाई ये गैलेक्सी मेरी, अब पूरी की पूरी गैलेक्सी का तुम मालिक मतलब बनने का चाहोगे, इसको हरा दिया उसको हरा दिया, वो वाली बात सब चलती रहेगी। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। 311 ट्रिलियन ईयर्स का प्रोबेबल जो लाइफ स्पान है हमारा यूनिवर्स का, वो जब तक रहेगा तब तक ये मेंटालिटी रहेगी। पहली बात कि मुझे सब कुछ समझ है, और दूसरी बात अगर तुम थोड़े डीप में जाओगे तो पता चलेगा मुझे कुछ नहीं आता है। इसीलिए आप बोलते हो कि सीखना कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस करो। चांद दिख रहा है तो देखो, सूरज दिख रहा है तो मजे गर्मी लो, लूटो। मजे लूटो, और 70-80 साल जीकर चुपचाप निकल जाओ। नेचर को बस, परेशान मत करो। मत करो। बहुत सारे सवाल हमेशा रहते हैं, और लोग बार बार आते रहेंगे और आपसे पूछते रहेंगे। और आपके सवाल का जवाब देने का जो तरीका है, इसीलिए लोग आपको स्पेस गुरु बोलते हैं। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपने जो सोसाइटी को जो दिया है वहाँ से लाके यहाँ रख दिया है, तो वो मज़ेदार बात है, तो मज़ा आता है। नहीं नहीं, थैंक यू। बहुत सारे सवाल पूछने चाहिए। जैसे ये हमारा जब भी प्रसारित होगा तो उसमें भी बच्चों बड़ों जिनको जो भी क्वेश्चन है दे कैन आस्क, एंड वी वुड लाइक टू आंसर दैट आल्सो। बिल्कुल, तो Thank हम लोग मिलते रहेंगे, तन्मय सबको परेशान करते रहेंगे, दिल भी कभी कभी। सो मैनी क्वेश्चंस, इतनी सारी जिज्ञासा जो हमारे अंदर बैठी हुई है, और हमें लगता है कि वो यहाँ रहे तो ठीक है, यहाँ आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपको मुंह खोलना होगा और सवाल पूछने होंगे, क्योंकि इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वी आर इंटेलिजेंट। है नहीं। मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, पारस शर्मा फ्रॉम तन्मय's अमेजिंग स्पेस।